Hello children of 11th and 12th class. Today we are taking a very important portion of physics, that is vectors, and you should know it very well such that you can study science easily. देखिए हम वेक्टर और स्केलर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है वेक्टर। तो कोई भी क्वांटिटी जब हम नापते हैं तो वो क्वांटिटी है कितनी, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब कि हाउ मच इज द क्वांटिटी। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि कोई क्वांटिटी कितनी है। जैसे कि मैं कहता हूं कि ये रूम इसमें पढ़ा रहा हूं, ये काफी लंबा है, तो कितना लंबा है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ दिस रूम। तो कोई कहेगा इस कमरे की लेंथ क्या है, या कोई कहेगा इस कमरे की लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या है। दोनों का एक ही मतलब है कि आप कहेंगे ये तो 20 फीट है, तो ये पूरा कहलाता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ। मेरा मास कितना है, मेरे मास का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 75 kg। तो मैग्नीट्यूड में दो हिस्से होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा हिस्सा होता है यूनिट। कोई कोई क्वांटिटी ऐसी होती है कि उसमें यूनिट नहीं रहती। जैसे नंबर ऑफ पर्सन्स कितनी है, 10, तो यूनिट नहीं है। वैसे आप कह सकते हैं 10 पर्सन्स, पर वो तो बता दिया पहले ही कि कितने पर्सन्स है, तो आप 10 भी लिख सकते हैं, तो यूनिट नहीं है। तो मैग्नीट्यूड में यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो किसी किसी क्वांटिटी को समझने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने कहा कि वहां कितना टाइम लगा आपको, आपने कहा 1 घंटे, तो बस मैग्नीट्यूड बता दिया। लेकिन कोई कोई क्वांटिटी समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बस स्टैंड कहाँ है, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो इतने से आपको आंसर नहीं मिला, क्योंकि आप इतने से बस स्टैंड नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे बताना पड़ेगा कि वो 1 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन बताना भी जरूरी है। तो कोई कोई क्वांटिटी ऐसी होती है कि उसमें मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है। उस क्वांटिटी को बताने के लिए कितनी है क्वांटिटी, तो उसको मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, डायरेक्शन बताना पड़ता है, और ये डायरेक्शन बताने वाला जो क्वांटिटी है बताने वाली, उसका जो एक अलजेब्रा है वो कहलाता है वेक्टर अलजेब्रा। उस अलजेब्रा के रूल्स को जो फॉलो करता है हम उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वांटिटीज जो है वो 3 तरह की हो गई। जो क्वांटिटीज होती हैं वो 3 तरह की हो गई। एक हो गई वेक्टर, दूसरी हो गई स्केलर, और तीसरी हो गई टेंसर। तो वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसको बताने के लिए वी नीड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एंड नॉट ओनली दिस, which follows the laws of vector algebra, follows the laws, ये तीनों ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बताएंगे आपको, उसके लॉज के बारे में बताएंगे। तो जो क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड विच फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, एंगल, ये सब वेक्टर होती है। एरिया भी वेक्टर होती है कभी कभी। स्केलर वो है कि विच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड,
डेफिनेशन में लिखता नहीं हूं, आप नोट कर लेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी इज दैट व्हिच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस इटसेल्फ कंप्लीटली and does not need direction. But if it needs direction, it does not follow the laws of vector algebra. इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मास है, लेंथ, टाइम, स्पीड, एरिया, एरिया स्केलर भी है, वेक्टर भी, एंगल। देखिए एंगल जब छोटा होता है तो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है तो वो बन जाता है वेक्टर, और जब बड़ा होता है तो जरूरी नहीं कि लॉ को फॉलो करे तो बन जाता है स्केलर। एरिया, अगर हमें एरिया में डायरेक्शन की जरूरत है और लॉस फॉलो करती है तो बन गई वेक्टर, और अगर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो बन गई स्केलर। और टेंसर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, और कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि टेंसर ही बेसिकली क्वांटिटी है, फिर उसके अंदर स्केलर वेक्टर सब आते हैं। मतलब क्वांटिटी होती है टेंसर, जिसको बताने के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर कम की जरूरत पड़ती है तो स्केलर हो गई, ज्यादा की जरूरत पड़ी तो वेक्टर हो गई, फिर कुछ और ज्यादा की जरूरत पड़ी तो वो टेंसर हो गई। तो कई लोग कहते हैं कि टेंसर के अंदर ही स्केलर वेक्टर वगैरह भी आते हैं। ये ज्यादा आपके कोर्स में नहीं है। इसका एग्जांपल है जैसे टॉर्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डेंसिटी है, ये सब टेंसर होते हैं, जो स्पेशली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के अलावा भी कई चीजों की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी टेंसर जरूरत पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि पोजीशन, किसी चीज की पोजीशन क्या है, इसका मतलब वो चीज कहाँ है, तो इसका आंसर हम लोग ऐसे देंगे कि भाई यहां है, लेकिन यहां कहने के लिए हमको वहां तक जाना पड़ेगा, तो ये अच्छा नहीं है। हम यहीं से बैठे बैठे बता दें, कोई कहे जबलपुर कहाँ है तो हम बता दें कि भाई इस डायरेक्शन में 250 किलोमीटर के जबलपुर है। ये अच्छा तरीका है, बजाय हम यहाँ से जबलपुर जाएं और फिर कहें ये है जबलपुर, तो ऐसे तो फिर दौड़ते रह जाएंगे। तो किसी चीज की पोजीशन बताने के हम क्या करते हैं, जहां हम रहते हैं वहीं से उस डायरेक्शन में एक लाइन खींचते हैं जिस डायरेक्शन में वो चीज रहती है, और उसका मैग्नीट्यूड बता देते हैं कि इतना। इसका मतलब कि हम वेक्टर को कैसे शो करेंगे, वेक्टर को शो करने के लिए हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं जिसकी लेंथ उतनी रखते हैं जितना बड़ा वेक्टर होता है। एक हम रूल बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने रूल बना लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर। तब जबलपुर को दिखाना है तो हम बता देंगे 250 किलोमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर की लंबाई बना लेंगे और फिर एरो लगा देंगे, और यहाँ लिख देंगे रीवा, और यहाँ लिख देंगे जबलपुर, और ये बन गया वेक्टर। तो वेक्टर इज शोन बाई, अच्छा एरो लगाने से ये मत सोचिए कि ये रे बन गया, क्योंकि अगर रे बन जाएगा तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, तो अगर बढ़ा देंगे तो फिर तो लेंथ बढ़ जाएगी, तो क्या रीवा जबलपुर दूर हो जाएगा। आपके बढ़ाने से होता है क्या, यानी वेक्टर को हम लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रहता लाइन सेगमेंट ही है। अब एरो लगा देते हैं उसमें डायरेक्शन बताने के लिए, पर एरो का मतलब ये नहीं कि आप उसे बढ़ा सकते हैं। अब कोई कहे मैहर कहाँ, तो मैहर भी उसी तरफ है, केवल 90 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर होता है, अगर ये स्केल बन गया, ये हम ही ने बनाया कि मान लो 10 किलोमीटर होता है 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 9 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे, तो ऑटोमेटिकली 90 किलोमीटर हो जाएगा, और ये बन गया वेक्टर जो बताता है रीवा से पोजीशन किसकी, मैहर की। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन सेगमेंट के द्वारा, और उसमें एरो लगा देते हैं। तो वेक्टर का ये पॉइंट कहलाता है हेड या टिप, और ये कहलाता है टेल। ठीक है, और वेक्टर का नाम कैसे देते हैं, तो जैसे हम इसका नाम रख दें रीवा जबलपुर, तो नाम रख दें आरजे वेक्टर। इसको ऐसा भी लिख देते हैं आरजे, और वेक्टर अगर लिखने से बचना हो तो आप ऐसे एरो लगा दीजिए। ये एरो वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बताता, ये एरो ये बताता है कि ये क्वांटिटी वेक्टर है। मतलब कोई वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में हो
तो भी उसका नाम हम लिखेंगे पी क्यू, या तो ऐसा लिख देंगे वेक्टर पी क्यू, या ऐसा लिख देंगे पी क्यू, ऐसे एरो लगा देंगे। ये नहीं कि वो वेक्टर इधर को है तो एरो इधर लगाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली नाम वेक्टर ना लिखना पड़े इसलिए एरो लगा जा रहा है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग लिखते हैं एंगल पी, तो क्या एंगल पी जहां भी है तो इसे भी आप नाप लीजिए? नहीं, ये केवल ये बताता है कि ये एंगल है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। तो कैसे करेंगे? किसी वेक्टर का नाम लिखने के लिए हम वेक्टर जहां से जहां तक जाता है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है x, ये पॉइंट है y, और डायरेक्शन मान लीजिए ये है, तो हम उसको बोलेंगे y x वेक्टर। कई बार कंप्यूटर में ये व्यवस्था नहीं रहती कि ये रो लग जाए, तो फिर हम y को डार्क कर देते हैं और x को भी डार्क कर देते हैं, तो मतलब ये अब y x वेक्टर हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम वेक्टर को एक ही लीटर से बता देते हैं। जैसे हमने कोई वेक्टर बनाया तो तब उसका नाम हम, जैसे मान लीजिए हमने इसका नाम रख दिया x वेक्टर, तो फिर हम ये नहीं बताते कि x कहाँ है, फिर इसका नाम कह देते हैं x वेक्टर। फिर न x ये है न ये है न ये है, इसका नाम ही है x वेक्टर। तो वेक्टर को या तो 2 लीटर से शो करते हैं या 1 लीटर से। 2 से शो करते हैं तो वो पहला लीटर टेल होता है, दूसरा हेड होता है, और 1 लीटर शो करते हैं तो वो वेक्टर के बीच में कहीं लिख दिया जाता है, वो टेल हेड नहीं बताता। अच्छा, अब मान लिया कि ये x वेक्टर है। अब हमने इसमें क्या किया कि ऐसे मॉड लगा दिया, तो इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ x वेक्टर। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से यहाँ नाप लीजिए, जैसे मान लीजिए 12 सेंटीमीटर का है तो इसका मॉड हो गया 12 सेंटीमीटर। और अगर हमने x के ऊपर कैप लगा दिया, या कैरेट बोलते हैं इसको, तो इसका मतलब होता है कि x वेक्टर की डायरेक्शन ऑफ x वेक्टर। तो अगर हमें डायरेक्शन x वेक्टर की लेनी हो तो x कैप लिख देंगे, और अगर इसकी लेंथ बतानी हो तो कह देंगे मॉड। और डायरेक्शन का मतलब होता है ये डायरेक्शन भर आप ले लीजिए और इसकी लेंथ कर दीजिए आप 1। तो इसीलिए जब हमने कर दिया डायरेक्शन तो मतलब ये आ गया, और इसमें जब हमने 12 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई कर दिया मतलब मॉड का, ये डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये मिला के पूरा वेक्टर बन गया। ठीक है, अब लेते हैं, तो इससे आप चाहें तो x कैप भी निकाल सकते हैं, x वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ x वेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर, मॉड या मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब लेते हैं कि वेक्टर की टाइप क्या क्या है। तो अगर मान लीजिए एक वेक्टर है इतना, इसका नाम मान लीजिए p वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है मान लीजिए आप इतना q वेक्टर। अब कोई आपसे कहे कि कौन बड़ा है, p वेक्टर q वेक्टर, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए कोई बड़ा छोटा की बात ही नहीं है। यहाँ पे देयर इज नो कंपैरिजन, अलग अलग बात है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इसका मॉड कितना है, p का मॉड कितना है, तो आप ये नाप लेंगे कि भाई p का मॉड है 7 सेंटीमीटर, और q का मॉड कितना है, तो q का मॉड आपने नाप लिया मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। तो अब आप ये कह सकते हैं कि p का जो मॉड है वो बड़ा है q के मॉड से। मॉड्स कैन बी कंपेयर्ड, मॉडुलर, मैग्नीट्यूड, बट नॉट दीज वेक्टर्स एज सच। तो अगर ये एक वेक्टर है जो p जितना ही लंबा है, मान लीजिए r वेक्टर, तो क्या आप कह सकते हैं p वेक्टर r वेक्टर इक्वल है? तो दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। जैसे ये r वेक्टर है, हमने एक वेक्टर और ले लिया जो
उसी डायरेक्शन में जा रहा है और एस वेक्टर और उसका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तब वो कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर तभी होते हैं जब दो वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं। स्केलर में क्या होता है कि अगर लेंथ इक्वल हो तो हम बोलते हैं दोनों सेम है, और वेक्टर में क्या होता है जब तक डायरेक्शन भी सेम नहीं होगी तो हम बोलेंगे कि वेक्टर सेम नहीं है। जैसे कई बार आपने देखा होगा हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं और हम कहते हैं कि ABC ट्रायंगल है और फिर बोलते हैं AB इज इक्वल टू BC, तो वो इसलिए कि AB की जो लेंथ है BC की लेंथ बराबर है। बाकी अगर इनके ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो AB इज इक्वल टू BC में रह जाएगा, क्योंकि AB की डायरेक्शन हो जाएगी ये, BC की डायरेक्शन हो जाएगी ये, तो भले लेंथ इक्वल है लेकिन अब ये इक्वल नहीं है, क्योंकि वेक्टर तब इक्वल कहलाते हैं, स्केलर तब इक्वल कहलाते हैं दोनों की लेंथ इक्वल हो, और वेक्टर तब इक्वल कहलाते हैं जब लेंथ भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। अब दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं लाइक वेक्टर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। मान लीजिए कि कोई वेक्टर है के वेक्टर। अब अगर एक वेक्टर हम बनाएं जो इतना ही बड़ा रहे तो वो भी के ही है या कुछ और नाम देंगे पर है के बराबर, लेकिन अगर डायरेक्शन हम इधर को कर दें और उतना ही बड़ा रहे तो इसको बोलते हैं माइनस के वेक्टर, और ये कहलाते हैं निगेटिव वेक्टर। दिस वेक्टर इज निगेटिव ऑफ दैट, दैट इज निगेटिव ऑफ दिस। तो निगेटिव वेक्टर मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब लेते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में क्या होता है कि हम बना लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन। अब मान लीजिए हमको बताना है इसकी पोजीशन, पी की पोजीशन, पी पॉइंट की या पी जगह की, तो हम ओ को पी से ज्वाइन कर देंगे और पी को की ओर एरो लगा देंगे। तो जो ये ओपी वेक्टर बनेगा इसी को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो डेफिनेशन बन गई कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज द वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन टू दैट पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज द वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ओपी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू ओक्यू वेक्टर, क्यू की पोजीशन वेक्टर ओक्यू वेक्टर, उसको कई बार आर छोटा सा क्यों लिख देते हैं, आर को बोलते हैं पोजीशन, नाम है। इसी प्रकार इसको भी हम कह सकते हैं आर छोटा सा पी, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो आर एक कॉमन सिंबल है पोजीशन वेक्टर। फिर आगे लिख देते हैं यहां पे किसकी पोजीशन वेक्टर, जिस पोजीशन वेक्टर ऑफ जबलपुर, मतलब रीवा से जबलपुर वाला वेक्टर। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसके बाद हम ले लें जीरो वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो। जैसे कि हम ईस्ट की ओर जाना चाहते हैं, कितना गए, जीरो गए, नहीं गए तो कितना एक वेक्टर हुआ, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो वेक्टर हुआ। इससे एक नाम याद आ गया, हम एक और टाइप लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, दिस अनदर काइंड ऑफ वेक्टर, कि जैसे यहां से कोई मान लीजिए यहां तक चला गया ऐसे ऐसे, तो ये पॉइंट का नाम P है, इसका नाम Q है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये PQ वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है चेंज इन पोजीशन। जैसे यहां ओल्ड पोजीशन थी बॉडी की P और न्यू पोजीशन हो गई Q। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो P की जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, OP वेक्टर, और Q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OQ वेक्टर। तो ओल्ड पोजीशन P और ओल्ड पोजीशन
वेक्टर ओपी वेक्टर या आर पी वेक्टर, और न्यू पोजीशन वेक्टर, पुराना पोजीशन पी उसका वेक्टर ओपी वेक्टर, अब पुराना न्यू पोजीशन क्यू उसका पोजीशन, और न्यू पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर क्यू वेक्टर या ओ क्यू वेक्टर, और चेंज इन पोजीशन क्या हो गई, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। न्यू पोजीशन ओल्ड पोजीशन घटा दिया, चेंज इन पोजीशन आ गई, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं पी क्यू वेक्टर की बात आप याद रखिए। इसके बाद एक वेक्टर होता है, आपको जीरो वेक्टर बता दिया था हमने। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है कि उसमें कुछ भी वेक्टर आप ऐड करेंगे तो वो वही आएगा। जैसे किसी ने कहा एक्स वेक्टर में जोड़ दिया जीरो वेक्टर तो हो गया एक्स वेक्टर। फिर आपने कहा कि जैसे 5 में मल्टीप्लाई कर दिया जीरो वेक्टर तो आ जाएगा जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हम मान लीजिए 0 किलोमीटर चले, तो किधर को चले, चाहे इधर मान लो 0 चले, चाहे इधर मान लो 0 चले, जब चले ही नहीं तो क्या मान लें। तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इट इज फ्री, इट इज अप टू यू, यू कैन टेक इट इन एनी डायरेक्शन। अब उसके बाद आपको बता दें एक वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, हुज मैग्नीट्यूड इज 1। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। जैसे हमने लिख दिया P के ऊपर ऐसे वेक्टर लगा दिया तो मतलब ये वेक्टर P है, लेकिन अगर हमने P के ऊपर ऐसे कैप लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये न केवल वेक्टर है बल्कि ये यूनिट वेक्टर भी है। तो इसका मतलब हो जाएगा यूनिट वेक्टर P, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो यूनिट है, यानी उसकी लेंथ 1 होगी, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर 1 होगी। तो यूनिट वेक्टर की बड़ी जरूरत पड़ती है। 1 ये यूनिट है, जैसे यूनिट की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, तो देखिए किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, 1 वेक्टर हो और किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन 3 यूनिट वेक्टर काफी पॉपुलर माने जाते हैं। जैसे हमने बना दिया एक्स एक्सिस, फिर ये बना दिया y और फिर ये बना दिया z एक्सिस। अब जानते 3 एक्सिस होती है। z एक्सिस ऐसे बनाते हैं, वैसे होती नहीं है उधर, होती इधर है ऐसे, ये x है, उससे 90 डिग्री पर ये y है, और जो z होती है वो x और y दोनों से 90 डिग्री पर होती है। जैसे x और y है तो ये देखिए ये z हो गई, जो x से भी 90 पर जा रही है और y से भी देखिए 90 पर जा रही है ये। तो अगर x ये है, y ये है, तो z ये। अब x ये है तो ये माइनस x, y ये है तो ये माइनस y है, और z ये है तो ये माइनस z। तो ये कुछ नहीं है भाई, अगर x ये है मतलब लेफ्ट राइट, तो x हो गया प्लस x लेफ्ट हो गया तो माइनस x राइट हो गया, y ऊपर तो माइनस y नीचे, z आगे और माइनस z पीछे। तो ये वही कुल मिलाकर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे है। आप किसी को एक को x मान लीजिए, एक को y और एक को z। तो जैसे मान लीजिए अब z एक्सिस, अब वास्तव में क्या है कि जैसे x है, ये y है, ये ओरिजिन है, तो z वास्तव में होता ऐसा है। तो हमने x एक्सिस की लाइन खींच दी ये, ठीक है, y की खींच दी। अब z की लाइन हम खींचेंगे तो z y ये खींच दिया, z की जगह ऐसे खींच दिया तो खींचेगी ही नहीं, तो इसीलिए उसको मजबूरी में ऐसे खींच के दिखाते हैं, पर समझने वाले समझ जाते हैं कि दिखाया इधर गया है, वैसे है ऐसे, ठीक है। तो x मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि उसकी लेंथ 1 है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है,
ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये सभी यूनिट वेक्टर है क्योंकि सभी की लेंथ 1 है। तो डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए सब इक्वल नहीं कहे जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन भी अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। इसमें से जो 3 यूनिट वेक्टर है, ये वाला जो x की तरफ जाता है इसको बोलते हैं स्मॉल आई कैप, और जो y की तरफ जाता है उसको बोलते हैं जे कैप, और जो z की तरफ जाता है उसे बोलते हैं के कैप। बाकी आप किसी कुछ नाम दे दीजिए, डब्ल्यू कैप, जेड कैप, कुछ भी नाम दे दीजिए, वो है सब यूनिट वेक्टर। पर 3 यूनिट वेक्टर बहुत पॉपुलर हैं। आई कैप वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। स्मॉल जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई एक्सिस, और माइनस एक्स की ओर कोई रहेगा तो वो माइनस आई कहलाएगा, इधर जे तो इधर नीचे को माइनस जे। और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस जेड एक्सिस। तो मतलब आप आई कैप क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है तो इधर को यूनिट वेक्टर ये आई है, ये जे है और ये के है, ठीक। अब जैसे किसी ने कहा 3i, तो ये आई था तो ये 2i हो गया और ये 3i हो गया, तो ये पूरा ऐसे बना दिया तो ये हो गया 3i, ठीक। किसी ने कहा 2j, ये है 2j क्योंकि ये j था इसका डबल, ठीक है। जिससे किसी ने कहा 3k, तो ये, लेकिन अब ऐसा है तो अपन ऐसे बनाएंगे काम चलाओ, ये 3k हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप वेक्टर आपने समझ लिए। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्ट, और उसमें यूनिट लगी होती है जो भी, जैसे वेलोसिटी है तो 1 मीटर पर सेकंड। सॉरी, यूनिट वेक्टर में कोई यूनिट नहीं होती, वो नहीं मैं बोल रहा था डायरेक्शन जो होती है कैप, उसकी यूनिट नहीं होती। यूनिट वेक्टर में यूनिट होती है, जो यूनिट होता है वो होती है। जैसे वेलोसिटी है तो उसमें फिर मीटर पर सेकंड रहेगा, फोर्स है तो न्यूटन रहेगा, उसमें डायरेक्शन होती है, सॉरी उसमें मैग्नीट्यूड होता है। ऐसे मान लीजिए यूनिट वेक्टर ये 1 है, तो ये 1 ये क्या है, तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है ऐसा, और डायरेक्शन भी होती है। अब हम लेते हैं वेक्टर ऑपरेशन। वेक्टर ऑपरेशन, वेक्टर ऑपरेशन का मतलब है कि वेक्टर्स के बीच में कुछ करना, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर से वेक्टर को जोड़ना, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, फिर डिवीजन ऑफ वेक्टर। तो पहला लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए 3 लॉज दिए गए हैं, बाई 3 लॉज। इसको आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पहला होता है ट्रायंगल लॉ, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, और तीसरा होता है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। काहे के लिए? वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। तो पहला लेते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ इज यूज्ड टू ऐड 2 वेक्टर्स, बेसिकली 2 वेक्टर्स। इससे हम 2 वेक्टर को ऐड करते हैं। तो पहला हम आपको बता रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल लॉ।
ये लॉ कहता है कि अगर आप एक ट्रायंगल बना लें, मान लीजिए आप ABC ट्रायंगल बना लें और आपने मान लीजिए ले लिया CB वेक्टर। CB वेक्टर का मतलब कि इतना मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन C वेक्टर, और उसमें आपने ऐड कर दिया BA वेक्टर, ये वाला, तो आ जाएगा CA वेक्टर। ये है ट्रायंगल लॉ। CB वेक्टर प्लस BA वेक्टर इक्वल टू CA वेक्टर। क्यों? जैसे मान लीजिए कोई C से B गया और फिर B से A आया, तो दोनों को ऐड कर दिया, यानी कुल मिला के टोटल वो कहां से कहां गया, C से A गया, इसलिए CA वेक्टर हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई कहता है मैं AC जाऊंगा, तो AC वेक्टर, फिर C से B जाऊंगा CB वेक्टर, तो कितना आ जाएगा इक्वल टू AB वेक्टर। वैसे तब एरो उधर को जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक। तब कोई भी दो पकड़िए, जैसे आपने मान लीजिए ले लिया AB वेक्टर, तो फिर AB वेक्टर में आप क्या ऐड करेंगे, BC वेक्टर, तो बन जाएगा AC वेक्टर। इसमें रूल ये है कि आप जहां पहुंचे फिर वहीं से दूसरा चालू करें। जैसे आप यहां से जबलपुर जाएंगे, फिर जबलपुर से भोपाल जाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि रीवा से जबलपुर गए फिर भोपाल से कलकत्ता चले गए। भाई जब रीवा से जबलपुर गए तो फिर जबलपुर से आगे जाइए ना, फिर भोपाल से कैसे कलकत्ता चले गए, तो फिर जबलपुर भोपाल कब पहुंचे, तो वो भी जाइए, पहले रीवा से जबलपुर जाइए, तो फिर आगे जबलपुर से जहां जाना है वहां जाइए। तो ट्रायंगल में यही याद रखना पड़ता है कि अगर हम A से चले, मान लीजिए B से चले C, तो फिर C से चलिए A, तो कुल मिला के पहुंच जाइए B से A। ठीक है, तो इस बात को आपने समझा। तो इस तरह से ट्रायंगल होता है। तो अगर कोई कहे कि AB प्लस BC, सब जगह का वेक्टर हटा दिया जाए, इज इक्वल टू AC होता है, तो ये गलत बात है, क्योंकि AB का मतलब अब वेक्टर नहीं रह गया। AB लेंथ ऑफ AB और BC लेंथ ऑफ BC, तो जोड़ेंगे तो लेंथ ऑफ AC का आएगा। ट्रायंगल का तो रूल है, ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल का, कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड। तो भाई AB की लेंथ में BC की लेंथ जोड़ेंगे तो कभी AC थोड़ी ना आएगा, गलत। AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। AB प्लस BC कभी नहीं होता AC के इक्वल, लेकिन AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो उसमें आ गई। भाई आप अगर कहेंगे कि 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 होता है क्या? नहीं होता। लेकिन 5 इधर को आप चलिए, और फिर 6 इधर को, 5 इधर को जाइए, अब प्लस उसमें 6 कर दीजिए इधर को, तो कुल मिला के ये आ गया 3 इधर को। 5 इधर को चलिए, 6 इधर को चलिए, तो आप चले गए 3 इधर को कुल मिलाकर। बाकी 5 प्लस 6 कभी नहीं होता 3। वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि वेक्टर में वेक्टर ऐड होता है, तो कोई चीज ऐसे नहीं होती कि 5 में 6 ऐड हो रहा हो। वेक्टर है ना, 5 किधर को, इधर इधर, तो 5 इधर को प्लस 6 इधर को इज इक्वल टू इतना इधर को। 5 6 इक्वल टू इतना इधर को। आप ये गए, कुल मिलाकर आप ये गए। तो इसीलिए वेक्टर में ऐसा होता है, 10 में 10 मिलके 20 होता है, सब जानते हैं, क्योंकि 10 ऐसे जाएंगे फिर 10 ऐसे जाएंगे 20 है। लेकिन 10 ऐसे जाएंगे और फिर 10 ऐसे जाएंगे तो कुल मिलाकर 0 हो जाएगा। तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 0 सही है क्या? गलत। लेकिन वेक्टर में बात करिए, 10 ईस्ट की ओर प्लस 10 वेस्ट की ओर बराबर 0, सही। तो ईस्ट की ओर भी तो कुछ रोल प्ले कर रहा है, तो वेक्टर की डायरेक्शन भी कुछ दम रखती है ना। ऐसे नहीं होता बाकी की AB प्लस BC कभी ना होगा AC, लेकिन AB इस डायरेक्शन में प्लस BC इस डायरेक्शन में होता है, हाँ AC इस डायरेक्शन में। क्लियर हो गया आपको? तो अब क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल लॉ से आप
कैसे वेक्टर्स को ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि वेक्टर कैन बी एडेड बाय ट्रायंगल लॉ, या ट्रायंगल लॉ से वेक्टर को ऐड करते हैं। एक्चुअली यही सब है वो लॉज, अच्छा हम जो पढ़ रहे हैं वो कहलाती है वेक्टर अलजेब्रा, और ये लॉज है, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, जैसे ट्रायंगल लॉ। तो जो इसको फॉलो करता है वही वेक्टर कहलाता है। याद करिए मैंने कहा था ना कि वेक्टर वो है जो वेक्टर लॉज को फॉलो करता है। तो इसका यूज ऐसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि एक वेक्टर ये है, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, दोनों को ऐड करिए ट्रायंगल लॉ से। तो कैसे करेंगे? तो आप क्या करिए कि कागज में आप इस वेक्टर को बना लीजिए, बिल्कुल इतना ही बड़ा उसी डायरेक्शन में बनाइए। जैसे मान लीजिए पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, तो आपने जब इतना ही बड़ा वेक्टर इसी डायरेक्शन बना दिया तो ये और ये सेम है, मतलब ये भी पी है। और अब आप यहां से क्यू वेक्टर बनाइए, जैसा क्यू है वैसे ही बनाइए। भाई ये क्यू है तो ये भी क्यू है। अब आप इसको मिला दीजिए और एरो लगा दीजिए इधर को, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर, तो ये वेक्टर हो गया पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। आपको पी वेक्टर दिया था, क्यू वेक्टर दिया था, आप इसे नाप लीजिए, जितना भी हो जिस डायरेक्शन में है यही है पी प्लस क्यू। तो लीजिए आपने पी प्लस क्यू प्राप्त कर लिया ना, तो जुड़ गए दो वेक्टर। सो if we are given two vectors to add, then we will let the two vectors be the two sides, two consecutive sides, cyclic sides of a triangle. Then the third side will tell you their summation. एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए जिसकी एक साइड ये वेक्टर बताए, दूसरी साइड ये वेक्टर बताए, तो तीसरी साइड इन दोनों का समेशन बताएगी। लेकिन अपोजिट ऑर्डर में, मतलब पी वेक्टर ये है, क्यू ये है, तो फिर पी प्लस क्यू ये नहीं है, ये है। मतलब पी वेक्टर क्यू वेक्टर एक साइकिल में चल रहे हैं, यहां पे आ गए, यहां पे आ गए, और उनका जो टोटल आया पी प्लस क्यू वो अपोजिट ऑफ द साइकिल आया। क्योंकि कोई ऐसे जाएगा तो कुल मिला के ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। यहां से रीवा से जबलपुर जाएंगे, जबलपुर से भोपाल जाएंगे, तो आप कुल मिला के भोपाल से रीवा आए, रीवा से भोपाल गए। तो रीवा टू जबलपुर प्लस जबलपुर टू भोपाल इज इक्वल टू रीवा टू भोपाल। ठीक, ये ट्रायंगल लॉ हो गया। अब आपको हम पैरेललोग्राम लॉ बताए थे, ये तीन लेक्चर में हम लेंगे वेक्टर, लेकिन आप वेक्टर के पूरी तरह पंडित बन जाएंगे। बल्कि ऐसा करते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ अगली बार लेते हैं। आज थोड़ी एक मजेदार बात बता देते हैं। जैसे किसी ने कहा इलेक्ट्रिक करंट, आपने 10th में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक करंट अपन ऐसे दिखा देते कि ये सेल है और ये बल्ब है, ये यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ऐसे बल्ब चल रहा। अब ये जो करंट है अपन इसमें एरो लगा देते हैं, आई भी लिखते हैं, कई बार स्मॉल आई भी लिखते हैं, लेकिन कैप नहीं लगाते, कैप वो वेक्टर वाला है। तो अब देखिए फिर करंट आ जाता है कि भाई 5 एम्पियर करंट बह रहा। तो करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन बताना जरूरी भी है। तो क्या करंट एक वेक्टर है? ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में। तो करंट इज अ क्वांटिटी विच रिक्वायर्स अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन बोथ टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ कंप्लीटली। लेकिन जान लीजिए कि वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता ये करंट, इसीलिए ये स्केलर हो जाता है। तो याद रखें, जो क्वांटिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है और वेक्टर लॉज को भी फॉलो करती है, वही वेक्टर कहलाती है, नहीं तो स्केलर हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जैसे एंगल है, एंगल अगर छोटा सा है तो वो वेक्टर लॉज को फॉलो करता है, लेकिन ज्यादा बड़ा एंगल है लॉज को फॉलो नहीं करता। प्रेशर, उसमें डायरेक्शन होती है लेकिन लॉज को फॉलो नहीं करता। टाइम में भी एक डायरेक्शन होती है, 1800 AD
1900 AD 2000 AD एक डायरेक्शन है। ऐसा नहीं होगा कि पहले 1800 आए फिर 2000 आए फिर 1900, एक डायरेक्शन है। लेकिन वो डायरेक्शन को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सब जानते हैं। और याद रखिए वेक्टर वो है विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ कंप्लीटली। तो टाइम को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन सब जानते हैं और लॉज फॉलो करने की वहां पे जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहां पर हम लोग एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन ले लें कि वेक्टर एडिशन के वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेक्टर का नाम देने के लिए हमने आपको कितने तरीके बताए, वेक्टर का नाम कैसे दिया जाता है। वेक्टर का नाम देने के लिए आज हमने आपको कितने तरीके बताए। कितने तरीके होते हैं वो मतलब नहीं है, आज हमने कितने तरीके से आपको वेक्टर का नाम नेमिंग करना बताया। ऑप्शन 1 एक तरीका बताया, ऑप्शन 2 2 तरीके बताए, ऑप्शन 3 इनमें से कोई नहीं। मतलब हो सकता है कुछ और तरीके बताए हों या आज एक भी तरीका ना बताया हो, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।